सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। सत्ता में आज हम आपको पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की इमोशनल मुलाकात वाली वीडियो कुंजी दिखाएंगे। वॉर जोन में मौजूद प्रधानमंत्री ने आज कीव से यूक्रेन और रूस को ऐसा कौन सा संदेश दिया जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, ये भी देखिएगा। आज उन सभी न्यूज मित्रों के लिए एक जरूरी खबर है जिन्होंने सरकार की सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में निवेश किया है या ऐसा करने की सोच रहे हैं। इस स्कीम पर एक बड़ी खबर आई है जिसके संकेत कुछ ऐसे हैं कि सरकार गोल्ड बॉन्ड स्कीम बंद कर सकती है, लेकिन क्यों, इसका जवाब सत्ता की कुंजी में मिलेगा। फिर न्यूज मित्रों के लिए उनकी सेहत से जुड़ा एक सत्ता का रिमाइंडर भी है। केंद्र सरकार ने 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वाली दवाओं को बैन कर दिया है जिनका इस्तेमाल सर्दी, बुखार और एलर्जी के लिए किया जाता था। वो दवाएं कौन सी हैं, ये जरूर नोट कर लीजिएगा। आज गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से 10 सवाल भी पूछे हैं। गृह मंत्री ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन करके कांग्रेस ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। उन्होंने ये भी पूछा क्या राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में अलग झंडे के वादे का भी समर्थन करते हैं। आज आपको ये भी दिखाएंगे कैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट और सत्ता परिवर्तन के साथ एंटी इंडिया रुझान आने लगे हैं। अब बांग्लादेश ने बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार बताया है, लेकिन कैसे, इस आरोप पर विदेश मंत्रालय ने उनकी बोलती बंद की है, यह भी दिलचस्प है। एक बड़ी खबर बिजनेसमैन अनिल अंबानी पर है जिन्हें सेबी ने 5 साल के लिए शेयर मार्केट से बैन कर दिया है। अनिल अंबानी पर RHFL यानी रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के फंड का धोखाधड़ी से इस्तेमाल करने का आरोप है। सेबी के अनुसार अनिल अंबानी ने RHFL के फंड का इस्तेमाल उन कार्यों में किया जिसका कंपनी से लेना देना नहीं था। सेबी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। सेबी ने RHFL को 6 महीने के लिए बैन कर दिया है। और आज स्पेस की सत्ता में भारत के लिए शुभ दिन है। आज नेशनल स्पेस डे है क्योंकि आज ही के दिन चंद्रयान 3 मिशन के तहत लैंडर विक्रम ने चांद के दक्षिणी ध्रुवीय पर लैंडिंग की थी। पीएम मोदी ने आज स्पेस डे के मौके पर देश के साथ साथ सभी वैज्ञानिकों को भी बधाई दी है। सत्ता की शुरुआत लेकिन आज एक चिंताजनक खबर से करते हैं जो पूरे देश से जुड़ी हुई है, देश की सुरक्षा से जुड़ी है। विशेष तौर पर देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर यह अति गंभीर खबर है। देश के अंदर खूंखार आतंकी संगठन अल कायदा इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट ने जगह जगह धमाके और हमले करने का षड्यंत्र रचा है। राजस्थान से झारखंड तक इसके लिए आतंकियों को तैयार किया जा रहा था। चिंता की बात यह है कि इस षड्यंत्र में एक डॉक्टर भी शामिल था। सत्ता में आज आपको रांची के उस डॉक्टर से हम मिलवाने जा रहे हैं जिस पर देश के अंदर अल कायदा वाला ऑपरेशन करने का आरोप है। इसका पूरा नाम है डॉक्टर इश्तियाक अहमद। रांची के अल हसन अपार्टमेंट से इसे पकड़ा गया है। डॉक्टर इश्तियाक मूल रूप से झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला है। रांची के मेडिका अस्पताल में रेडियोलॉजी विभाग में काम करता था। हजारीबाग में भी उसका अपना क्लिनिक है। डॉक्टर इश्तियाक ने रांची के रिम्स से MBBS किया है। आरोप है कि अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के झारखंड मॉड्यूल के लिए आतंकियों की भर्ती करवा रहा था। ये भी दावा किया जा रहा है कि दिल्ली और राजस्थान में डॉक्टर इश्तियाक की ओर से भेजे गए आतंकी ट्रेनिंग करते पकड़े गए हैं। आरोप ये भी है कि डॉक्टर इश्तियाक अल कायदा में भर्ती वाले नेटवर्क को नए सिरे से एक्टिव कर रहा था। अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के झारखंड मॉड्यूल का गठन अब्दुल रहमान कटकी ने किया था। इन आरोपों की गंभीरता को आप समझिए। जब डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे प्रभावशाली लोग षड्यंत्र रचते हैं, युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं, हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, तो नतीजे बहुत खतरनाक होते हैं। ये रांची के उसी अपार्टमेंट की तस्वीर है जहां से डॉक्टर इश्तियाक अहमद को हिरासत में लिया गया। दरअसल दिल्ली पुलिस ने 3 राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर यूपी, झारखंड और राजस्थान में जगह जगह छापेमारी की। झारखंड के 3 जिले लोहरदगा, हजारीबाग और रांची में 14 जगहों पर रेड डाली गई। दावा है कि इन ठिकानों पर आतंकी मॉड्यूल के सदस्यों को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसके अलावा राजस्थान के भिवाड़ी से 6, झारखंड और उत्तर प्रदेश से 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस ने दावा यह किया है कि झारखंड में अल कायदा कई जिलों में नेटवर्क खड़ा कर रहा है। इसके बाद झारखंड में अधिकारियों की बैठक हुई, फिर ATS के साथ जानकारी साझा की गई। डॉक्टर इश्तियाक अहमद के अलावा फैजान अहमद, ATS ने हजारीबाग के लोहसिंघना थाना क्षेत्र से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया। बताया ये जा रहा है कि अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये सक्रिय सदस्य है। टीम ने फैजान का मेडिकल टेस्ट कराने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया। इसके बाद टीम उसे अपने साथ रांची ले गई।
इसके अलावा मोहम्मद मुदब्बिर, मोहम्मद रिजवान, मुफ्ती रहमतुल्लाह मजहरी, मतियुर रहमान, अल्ताफ अंसारी, इनामुल अंसारी और शहबाज, ये सारे लोग जांच एजेंसी और पुलिस के रडार पर हैं। लेकिन इन नामों में सबसे चकित करने वाला नाम डॉक्टर का है, जो मरीजों के इलाज के बहाने आतंकवाद की बीमारी को बढ़ा रहा था। सोचिए, जिसका काम बीमारी का पता लगाना है, वो युवाओं को आतंकी बना रहा है। अल-कायदा जैसे खूंखार संगठन के कहने पर भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। आपको बताते हैं कैसे एमबीबीएस डॉक्टर ने इलाज की जगह अपने ड्यूटी चार्ट में आतंकवाद को शामिल किया हुआ था। आरोपों के मुताबिक इस डॉक्टर का काम था अल-कायदा के लिए स्लीपर सेल को इम्प्लांट करना, युवाओं की भर्ती करना, उन्हें आतंक की डोज देना, जिहाद के लिए तैयार करना, आतंक के आकाओं से कंसल्टेशन करना, भारत की एकता अखंडता के लिए खतरा पैदा करना, भारत में आतंकी हमलों के लिए शहरों को एक एक करके चुनना। सूत्रों के मुताबिक इस आतंकी मॉड्यूल का टारगेट दिल्ली समेत कई अन्य बड़े शहर थे। इन शहरों की रेकी भी पहले ही की जा चुकी थी। इन जानकारियों पर झारखंड पुलिस का क्या कहना है और कैसे कार्रवाई हो रही है, सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में आप भी देखिए। राज्य के 3 जिलों में मुख्यतः रांची, हजारीबाग और लोहरदगा में एक साथ कुल 16 जगहों पर झारखंड एटीएस, एसटीएफ, रांची पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीमों के द्वारा एक साथ छापामारी अभियान चलाया गया है। उक्त अभियान में अभी तक 8 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कुछ अवैध हथियार, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, इसके अलावा कुछ संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। उसमें कार्रवाई चल रही है। उसमें बहुत अच्छे इनपुट हमारे को मिले थे दिल्ली पुलिस और बाकी सब संस्थानों के द्वारा। उसमें काफ़ी लोग पकड़े गए हैं, काफ़ी सारे इंक्रिमिनेटिंग लिटरेचर और वेपन्स की रिकवरी हुई है। उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। AQIS यानी अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की शुरुआत 2014 में पूर्व अल-कायदा चीफ अयमन अल-जवाहिरी ने की थी। पाकिस्तानी मूल का असीम उमर इसका शुरुआती सदस्य था। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा के संगठन AQIS के 200 आतंकवादी मौजूद हैं। इनका लीडर आतंकी उसामा महमूद है। वहीं अफगानिस्तान में इस संगठन के 400 आतंकवादी हैं। सबसे हैरानी और चिंता की बात यह है कि समाज के पढ़े लिखे और प्रभावशाली लोग ऐसे आतंकवादी षड्यंत्रों में शामिल हो रहे हैं। और ये पहला मामला नहीं है। हमने जुलाई 2023 में आपको पुणे के एक ऐसे डॉक्टर के बारे में बताया था जो आतंकियों के इशारे पर भारत में ग़ज़वा-ए हिंद वाला प्लान बना रहा था। उस डॉक्टर को NIA ने गिरफ्तार किया था। ये डॉक्टर आतंकी संगठन ISIS के इशारे पर भारत के विरुद्ध युद्ध जैसी तैयारी कर रहा था। इस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर अदनान अली। इसे एनेस्थीसिया वाले इलाज का 16 वर्षों का अनुभव था। यानी 16 वर्षों में इसके पास न जाने कितने मरीज आए होंगे, लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये डॉक्टर किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हो सकता है। यही इस खबर का सबसे खतरनाक पहलू है। सत्ता में अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के शांति पथ की। ये एक ऐसा रास्ता है जो PM मोदी ने भयानक युद्ध के बीच भारत की शांति प्रिय नीति की मदद से बनाया है। PM मोदी इस समय दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने पिछले 2 महीनों में रूस और यूक्रेन दोनों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की है और शांति का संदेश दिया है। आज ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात थी, युद्ध क्षेत्र में हुई है। यूक्रेन पिछले 2.5 वर्षों से बम, मिसाइल और टैंक वाला बारूदी विध्वंस झेल रहा है। तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि PM मोदी रेल फोर्स 1 से 10 घंटे की यात्रा के बाद जब यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे तो उनका भाव क्या था। कीव में भी PM मोदी का अंदाज मॉस्को वाला ही था। जिस गर्मजोशी के साथ PM मोदी मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिले थे,
उसी गर्मजोशी और शांति वाले संदेश के साथ आज ज़ेलेंस्की से भी मिले। यही भारत की कूटनीतिक शक्ति है। युद्ध लड़ने वाले दोनों देश न सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, बल्कि आमने सामने बैठकर हर मुद्दे पर बात भी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने जिस तरह पुतिन के सामने शांति की बात की थी, ठीक उसी तरह आज ज़ेलेंस्की के सामने शांति की बात की। युद्ध को खत्म करने पर जोर दिया। पीएम के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत से शांति संदेश लेकर मैं आया हूं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रूस और यूक्रेन मिलकर युद्ध का समाधान निकालें। रूस यूक्रेन बिना समय गंवाए बातचीत शुरू करें। युद्ध से नहीं, बातचीत और कूटनीति से ही समस्या हल होती है। युद्ध की विभीषिका से दुख होता है। सभी को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि युद्ध बच्चों के लिए विनाशकारी है। आज कीव में कूटनीतिक तेवरों के साथ साथ पीएम मोदी का भावुक अंतर्मन भी देखने को मिला। जब वो ज़ेलेंस्की के साथ यूक्रेन के नेशनल म्यूजियम पहुंचे तो उन्होंने जंग में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। बच्चों के मेमोरियल पर पुष्प अर्पित किए। पीएम ने कहा कि कोई भी जंग बच्चों के लिए सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। आपको बता दें कि यूक्रेन के नेशनल म्यूजियम में रूस के हमले में मारे गए बच्चों की याद में उनके खिलौने रखे गए हैं। सिर्फ 60 सेकंड की न्यूज रील में पीएम मोदी के कीव दौरे की तस्वीरों को देखिए। उसके बाद वॉर जोन से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे। हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से आते हैं जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। शांति का संदेश लेकर के आया। एक्सेलेंसी, आप भली भांति जानते हैं, यूक्रेन के लोग भी भली भांति जानते हैं कि शांति के हर प्रयास में भारत का सक्रिय योगदान रहा है। और आप भली भांति जानते हैं कि हमारा अप्रोच पीपल सेंट्रिक रहा है। और मैं आपको भी और पूरे विश्व समुदाय को विश्वास दिलाना चाहता हूं, और वो भारत का कमिटमेंट है। और हम स्पष्ट मानते हैं कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। हम उसका समर्थन करते हैं। मैं पिछले दिनों रशिया के मुलाकात के लिए गया। वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है। और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी ट्रूथ होता है। लेकिन जब आज मैं उन बालकों की स्मृति में बनाए हुए म्यूजियम को आपके साथ जाकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था तो मेरा मन भर आया था। दिल को गहरी चोट पहुंची थी। और मुझे लगता है कि युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी किसकी होती है तो निर्दोष बालकों की होती है। और वो बहुत दर्दनाक होता है।
प्रधानमंत्री मोदी एक दिन के दौरे पर आज सुबह 7:30 बजे कीव पहुंचे थे। कूटनीतिक रिश्ते की बात करें तो भारत और यूक्रेन के बीच 4 समझौते हुए। कृषि, चिकित्सा, संस्कृति और मानवीय सहायता में सहयोग के लिए 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच यूक्रेन के मरिंस्की पैलेस में करीब 3 घंटे बैठक हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने जेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया। दोनों नेताओं ने कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि मोदी और जेलेंस्की ने जंग के बाद भारत के रूस से तेल खरीदने पर भी बात की है। इससे पहले ही पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी थी। भारत और यूक्रेन में समझौते से पहले जो तस्वीरें दिखी उसमें कई संदेश और संकेत छिपे थे। पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि वो बुद्ध की धरती से आए हैं, जहां युद्ध का कोई स्थान नहीं है। भारत महात्मा गांधी की धरती है, जिन्होंने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया है। उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से रूस और यूक्रेन के लिए शांति वाला संदेश दिया। मुलाकात, कूटनीति और शांति संदेश के बीच मानवता और लोक कल्याण वाली एक तस्वीर आज कीव में देखने को मिली। पीएम मोदी ने जंग के बीच यूक्रेन की मानवीय सहायता के लिए जेलेंस्की को भीष्म मेडिकल क्यूब दिए। ये कॉम्पैक्ट किट जंग में घायल लोगों और सैनिकों के इलाज में मदद करेगी। आरोग्य मैत्री भीष्म क्यूब के जरिए आपदा के समय घायलों का इलाज मौके पर ही किया जा सकेगा। इसे कहीं भी एयरलिफ्ट करने के जरिए पहुंचाया जा सकता है और एक क्यूब के सेट में एक वक्त में 200 मरीजों का इलाज हो सकता है। यानी एक ही समय में युद्धग्रस्त क्षेत्र में भारत के आरोग्य मैत्री भीष्म क्यूब से 800 घायलों का इलाज मुमकिन हो सकेगा। इससे भारत की उदार सोच और शांति प्रियता का पता चलता है। एक तरफ वो देश हैं जो इस युद्ध में व्यापार की संभावनाएं देख रहे हैं और यूक्रेन में हथियार बांट रहे हैं। दूसरी तरफ भारत है जो भीष्म मेडिकल क्यूब के जरिए युद्ध से पीड़ित लोगों के जख्म भर रहा है। जख्म करने वालों और जख्म भरने वालों के बीच का ये फर्क दुनिया याद रखेगी। पीएम मोदी के कीव दौरे के दौरान TV9 भारतवर्ष के संवाददाता विपिन चौबे वहां मौजूद थे। आपको उस जगह से रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पीएम मोदी और जेलेंस्की गए थे, जो जगह आज 2 देशों के बीच समझौते का गवाह बनी, जो जगह आज भारत की कूटनीतिक कामयाबी का साक्ष्य बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कीव यात्रा के दौरान इस वक्त प्रेसिडेंशियल पैलेस ऑफ यूक्रेन कीव पहुंच चुके हैं, जो कि राष्ट्रपति जेलेंस्की का आधिकारिक आवास है। और इसी प्रेस रूम में थोड़ी देर पहले वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर इसी झंडे के सामने उन्होंने हैंडशेक किया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपना मैसेज इस रजिस्टर में आकर रिकॉर्ड किया। इस कुर्सी पर वो बैठे और उनके बगल में उस वक्त प्रेसिडेंट जेलेंस्की यहाँ पर मौजूद थे। इसी रजिस्टर में उन्होंने अपना मैसेज रिकॉर्ड किया है और आप देख सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज है। उन्होंने सिग्नेचर किया और ये वो भारतीय प्रधानमंत्री का मैसेज है जो हम आपको इस वक्त कैमरे पर दिखा रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी ने अपने हस्ताक्षर किए हैं इस टेबल पर बैठकर। और जब वो इस कमरे में प्रवेश किए तो प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी उनके सामने मौजूद थे उनके साथ। सत्ता में हमारी खबर अब उन सभी न्यूज मित्रों के लिए है जिन्होंने सरकार की सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में निवेश किया है, और वो लोग भी ये खबर ध्यान से देखें जो इस स्कीम में पैसा लगाने की योजना बना रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए चिंताजनक संकेत हैं, क्योंकि अब इस योजना पर कई सवाल ट्रेंड कर रहे हैं। क्या बहुत जल्द सरकार सस्ता सोना बेचना बंद करने वाली है? क्या सरकार सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को बंद करने की कोई तैयारी कर रही है? ये ऐसी गोल्ड बॉन्ड स्कीम है जिसमें निवेशकों को बम्पर फायदा हो रहा है। इसलिए सवाल ये है, जहां पेच फंस रहा है, कि इन्हीं सवालों पर आज हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए ऐसी कुंजी तैयार की है जिसमें उन्हें सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम बंद होने के संकेत क्यों हैं? पहले इसे समझिए। दरअसल सूत्रों के अनुसार सरकार इस स्कीम को महंगा और जटिल मान रही है। इसी कारण इसे बंद करने पर विचार किया जा सकता है और मुमकिन है जल्द कोई फैसला भी ले लिया जाए। अगर ऐसा होता है तो ये योजना 10 वर्ष भी पूरा नहीं कर पाएगी। अब आपको ये भी बताते हैं कि सरकार को गोल्ड बॉन्ड स्कीम आखिर महंगा सौदा क्यों लग रही है। असल में नवंबर 2015 में इस स्कीम की शुरुआत सरकार ने खास मकसद से की थी। इसमें सरकार लोगों को बाजार से कम भाव पर सोने में निवेश करने का विकल्प देती है, लेकिन इसका मुख्य मकसद सोने के आयात को कम करना था। पर सूत्रों के अनुसार सरकार को यह महसूस हो रहा है कि ना तो ये मकसद पूरा हो रहा है और बदले में उसे नुकसान भी हो रहा है।
अब स्थिति यह है कि गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी पर सरकार को निवेशकों को 2 गुने से भी ज्यादा पैसा लौटाना पड़ रहा है। साथ ही मैच्योरिटी की रकम पर सालाना 2.5% का अतिरिक्त ब्याज भी सरकार निवेशकों को दे रही है। इस गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बावजूद सोने के आयात में इजाफा दर्ज किया गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 की पहली छमाही में गोल्ड इंपोर्ट 16% तक बढ़ गया है। इसके अलावा ये योजना सरकार को महंगी क्यों लग रही है, इसकी वजह भी आइए आपको बताते हैं। इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की शुरुआत वर्ष 2015 के नवंबर महीने में हुई थी। उस समय गोल्ड बॉन्ड का इशू प्राइस 2,684 रुपए प्रति ग्राम था। क्योंकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी 8 साल में पूरी होती है, इसीलिए जिन लोगों ने 2015 में गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया था, उनकी मैच्योरिटी नवंबर 2023 में पूरी हो गई है। और तब के गोल्ड रेट के अनुसार सरकार ने निवेशकों को रिटर्न के लिए 6,132 रुपए प्रति ग्राम तय किए थे। यानी जिन लोगों ने 2,684 रुपए गोल्ड बॉन्ड में लगाए, उन्हें रिटर्न पर 228% का जबरदस्त मुनाफा हुआ। अब निवेशकों को भले ही गोल्ड बॉन्ड से फायदे हो रहे हों, लेकिन सरकार को लगता है कि गोल्ड बॉन्ड उसके लिए घाटे का सौदा साबित हो रहे हैं। सरकार ने इस साल बजट में भी ये बताया था कि उसके ऊपर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के निवेशकों का बकाया तेजी से बढ़ा है। इस बकाये का आंकड़ा मार्च 2020 में लगभग 10,000 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 85,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम आखिर निवेशकों के बीच इतनी तेजी से लोकप्रिय क्यों हुई। इस योजना के तहत लोगों को सरकार जो गोल्ड बॉन्ड देती है, उसकी कीमत बाजार में मिलने वाले सोने से कम होती है। यानी गोल्ड बॉन्ड सस्ते होते हैं। साथ ही ऑनलाइन खरीदारी पर 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट भी मिलती है और 2.5% का निश्चित ब्याज भी है। इसके अलावा गोल्ड बॉन्ड के निवेशकों को फिजिकल गोल्ड के निवेश पर होने वाले कई तरह के नुकसान की चिंता नहीं होती है। जैसे बाजार से गोल्ड खरीदने वालों को सबसे ज्यादा दिक्कत प्योरिटी को लेकर होती है, लेकिन गोल्ड बॉन्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिजिकल गोल्ड को घर या फिर लॉकर में सुरक्षित रखना भी अलग समस्या है, जो गोल्ड बॉन्ड के साथ नहीं है। इसके अलावा सोवरेन गोल्ड योजना में मेकिंग चार्ज का भी कोई झंझट नहीं होता। यानी गोल्ड बॉन्ड निवेशकों के लिए शुद्ध लाभ का सौदा है। हम आपको इस योजना पर सत्ता का एक नंबर गेम भी दिखाते हैं, जिससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि लोगों में इस स्कीम के प्रति कितनी ज्यादा रुचि है। जब यह स्कीम शुरू हुई थी, तब से अब तक निवेशकों ने 72,274 करोड़ रुपए के गोल्ड बॉन्ड खरीदे हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में इसकी खरीदारी में जबरदस्त इजाफा हुआ था और 27,031 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए थे। ये गोल्ड बॉन्ड 44.34 टन सोने के बराबर होते हैं। यानी गोल्ड और गोल्ड बॉन्ड के प्रति भारत के लोगों का प्रेम आप इन आंकड़ों से समझ ही सकते हैं। भारत के लोगों को यह भी लगता है कि सोने में निवेश करना आज भी सबसे सुरक्षित और फायदे का सौदा है। पर अब खबर यह है कि सरकार इस गोल्ड स्कीम पर लॉक लगा सकती है। लेकिन इस योजना को बंद करने पर विचार क्यों है? कुछ जरूरी सवाल हमने एक्सपर्ट से पूछे हैं, उनके जवाब जानना आपके लिए भी जरूरी है। मान लीजिए मैंने 10 साल पहले या 7 साल पहले, 8 साल पहले जब ये स्कीम शुरू हुई थी, तब मैंने इसके अंदर मान लीजिए 1 लाख रुपए लगा दिया। उस समय सोने का रेट था मान लीजिए 40,000, जो भी था। आज वो बढ़ के हो गया 60, 70, 80, जो भी हो, रेट डबल हो गए। मेरे लिए सिक्योरिटी है, मुझे कुछ करना नहीं। अब सरकार को ये उम्मीद नहीं थी कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डेवलपमेंट होंगे, रिस्क बढ़ेगा, तो उस चक्कर में लोग स्टॉक मार्केट्स में या कमोडिटीज़ में पैसा ना लगा के गोल्ड में लगा देंगे। जब ज़्यादा लोग गोल्ड के पीछे भाग रहे हैं, सप्लाई तो लिमिटेड है, वो जो रेट बढ़े वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जंजाल बन गया। जो सरकार ने पैसा गोल्ड के नाम पे जो लेके लिक्विडिटी क्रिएट करी और उसको इन्वेस्ट किया, उस पे शायद इतना रिटर्न नहीं मिला होगा जितने प्राइस गोल्ड के बढ़ गए। तो हुआ क्या कि आपको रिटर्न मिल रहा है मान लीजिए 6%, लेकिन आपको पे करना पड़ रहा है 12%। तो ये जो इम्बैलेंस हुआ, इससे बजट पे लोड आएगा। और अब न्यूज मित्रों के लिए उनकी सेहत से जुड़ा सत्ता का एक जरूरी रिमाइंडर है। आप में से बहुत सारे न्यूज मित्र होंगे जो आमतौर पर बुखार, सर्दी या एलर्जी होने पर कोई दवा खा लेते होंगे या फिर किसी मेडिकल स्टोर के दुकानदार से पूछकर दवाई खरीद लेते होंगे।
लेकिन अब ऐसा करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अब आपको दवा खरीदने या खाने से पहले कुछ जरूरी बातें चेक करनी होंगी और इसकी वजह भी समझ लीजिए। दरअसल भारत सरकार ने दवा कंपनियों को एक बड़ा झटका दिया है। सरकार ने 156 दवाओं के फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन पर रोक लगा दी है और सरकार ने इन दवाओं पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा है कि ये इंसान के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वाली दवाएं 2 या 2 से ज्यादा दवाओं को निश्चित अनुपात में मिलाकर बनती हैं। इन्हें कॉकटेल दवाएं भी कहा जाता है, लेकिन ऐसी 156 दवाओं को सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। खास बात यह है कि जिन दवाओं पर बैन लगाया गया है उनमें से ज्यादातर का इस्तेमाल पेन किलर, बुखार या फिर सर्दी की दवा के तौर पर किया जाता है। इसके अलावा इसमें हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं भी शामिल हैं। साथ ही एलर्जी की दवा भी है। जिन दवाओं को प्रतिबंधित किया गया है उस लिस्ट में कुछ मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक दवाओं के कॉम्बिनेशन भी शामिल हैं। अब हम आपको उन दवाओं के कॉम्बिनेशन के बारे में बताते हैं जिन्हें बैन किया गया है। आपको एक कॉम्बिनेशन नोट कर लेने चाहिए, जैसे एक्सलोफेनॉक 50 mg और पैरासीटामोल 125 mg। दूसरा, मेफेनेमिक एसिड और पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन वाली दवाएं। तीसरा, सेट्रिजीन HCl, पैरासीटामोल और फेनाइलफ्राइन HCl से मिलाकर बनी दवाएं। इसके अलावा लेवोसिट्रिजीन, फेनिलफ्राइन HCl और पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन वाली दवाएं भी बैन की गई हैं। साथ ही पैरासीटामोल के साथ मेलेट और फेनाइल प्रोपेनोलमाइन का कॉम्बिनेशन भी इसमें शामिल है। कैमिलोफिन हाइड्रोक्लोराइड 25 mg और पैरासीटामोल 300 mg का भी इसमें नाम है। साथ ही केंद्र ने पैरासीटामोल, ड्रामाडोल, टोरिन और कैफीन के कॉम्बिनेशन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन न्यूज़ मित्र ये ध्यान दें कि जो 156 दवाएं बैन की गई हैं उनमें दिक्कत सिर्फ उनके कॉम्बिनेशन में है, किसी एक सिंगल सॉल्ट से दिक्कत नहीं है। इन दवाओं को लेकर आपको और किस तरह से सतर्क रहने की जरूरत है, इसका जवाब हेल्थ एक्सपर्ट से भी सुन लीजिए। कई दवाइयां ओवर द काउंटर मिलती थी। उदाहरण के तौर पे सेट्रिजिन के साथ फिनाइलेफ्रिन, पैरासीटामोल के साथ फिनाइलेफ्रिन लोग सर्दी जुकाम के लिए जाकर लेते थे। एसिडिटी की दवाइयों में कॉम्बिनेशन डोमपेल्डोन का होना। इस तरह से 2 समस्या आ रही थी। एक तो मरीज को पता नहीं है, डॉक्टर भी एक दवाई लिखने की जगह कॉम्बिनेशन दवाई अगर लिख रहा है तो मरीज के ऊपर साइड इफेक्ट होने की संभावना बढ़ती थी। इसलिए ये बहुत अच्छा एक उदाहरण पेश किया गया है और इस तरह से ड्रग कंट्रोल को हमारा जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है उसके तहत इस पे कंट्रोल काबू करना बहुत जरूरी है। सत्ता में अब बात हमारे पूर्वी हिस्से से लगे एक पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जो तख्तापलट के बाद से अपनी हर परेशानी के लिए सिर्फ 2 नामों का सहारा ले रहा है, उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहा है। पहला नाम खुद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का है और दूसरा नाम भारत का है। शेख हसीना को दोष देने की कहानी पिछले कुछ हफ्तों से लगातार चल रही है, इसीलिए उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले बात होगी बांग्लादेश में आई भयंकर बाढ़ की, जिससे 12 जिलों के 36 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और करीब 18 लाख लोग तो बाढ़ में फंसे हुए हैं। लेकिन इन्हें राहत पहुंचाने और बचाने की बजाय बांग्लादेश की प्रोपेगेंडा मशीनरी भारत को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने के फेवरेट काम में लगी हुई है। वैसे तो बांग्लादेश में बाढ़ वहां का आंतरिक विषय है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ उत्साही एजेंडाधारी इसका ठीकरा भारत पर फोड़ रहे हैं। इसीलिए हमने इस पर सत्ता की तथ्यों वाली कुंजी तैयार की है, जिससे हमारे न्यूज मित्रों को और सोशल मीडिया पर TV9 भारतवर्ष देखने वाले बांग्लादेशियों को भी सच्चाई का पता चल पाएगा। अब ये समझिए कि बांग्लादेश में बाढ़ के हालात बने कैसे। भारत और बांग्लादेश 54 नदियों को आपस में शेयर करते हैं, यानी दोनों देशों के बीच 54 नदियों वाला बॉर्डर है। इसमें भारत के एक राज्य त्रिपुरा की नदियां भी शामिल हैं। त्रिपुरा में एक बांध है जिसका नाम है डम्बूर बांध। इसी बांध के गेट भारी बारिश से अपने आप खुलने के कारण दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति बन गई है। बांग्लादेश में सोशल मीडिया पर ऐसा दुष्प्रचार किया जा रहा है कि भारत ने जानबूझकर बांध का दरवाजा खोला है, जिससे अचानक बांग्लादेश में बाढ़ आ गई। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेश में यह अफवाह है कि बाढ़ की वजह त्रिपुरा में डम्बूर बांध का दरवाजा खोलना है। ये सच नहीं है। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सलाहकार नाहिद इस्लाम ने कहा है कि भारत ने बिना चेतावनी पानी छोड़ दिया। ये अमानवीय है। जबकि भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि 21 अगस्त को दोपहर 3 बजे तक बांग्लादेश को
गुमती नदी के जलस्तर के आंकड़े भेजे गए थे। शाम 6 बजे बाढ़ के कारण बिजली चली गई, जिसके बाद आंकड़े शेयर नहीं किए गए। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का आरोप है कि भारत ने जानबूझकर डंबूर बांध का दरवाजा खोला, जिसकी वजह से इतनी भीषण बाढ़ आई। जबकि त्रिपुरा के एक मंत्री रतन लाल नाथ के मुताबिक गुमती नदी में जब 54 मीटर पानी हो जाता है तो बांध का गेट अपने आप खुल जाता है। इसे जानबूझकर नहीं खोला गया है। तो एक तरफ बांग्लादेश भीषण बाढ़ से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में मौजूद भारत विरोधी सोच वाली जमात सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार करने में व्यस्त है। #IndiaOut, #Shame on India जैसे कैंपेन चलाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि भारत ने कदम बांग्लादेश में हाल ही में सत्ता परिवर्तन के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में उठाया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पतन के बाद भारत ने इस बाढ़ को जानबूझकर ट्रिगर किया है ताकि नई सरकार पर दबाव डाला जा सके, जबकि हकीकत यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। The dam they're talking about is, I think, about more than 120 kilometers away, and if Tripura itself is so affected and the entire state government and central machinery is trying to address that, it is again a natural flow of water that has happened, right? And why would, I can't understand this reason that why would India deliberately do something like this? But India is constantly sharing information about weather changes and all of that. I'm also sure that Bangladesh also has a Met department, right? And they would have been, given the fact that two of us are such friendly partners, I'm sure there has been exchange of information and flow of whatever data and everything that is part of the protocol in place. So why hasn't that been considered ever? दरअसल बाढ़ के कारणों में सबसे बड़ा तथ्य यह है कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में 1956 के बाद सबसे ज्यादा बारिश हो रही है, जिसके कारण त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के 80% से अधिक हिस्से में पानी भर गया है। 21 अगस्त को यहां 233 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जिसके बाद इस इलाके में स्थिति और खराब हुई और बाढ़ के हालात बने। इस सब के बीच सोशल मीडिया पर भारत विरोधी और भारत के लोगों को भड़काने वाले एक सोशल मीडिया पोस्ट पर टिप्रा मोथा के प्रमुख प्रद्युत किशोर देव बर्मन ने चेतावनी दी है कि यदि बांग्लादेश से सोशल मीडिया पर उकसाने वाली हरकतें जारी रहीं तो इस क्षेत्र से एक बांग्लादेशी को बाहर निकाल दिया जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, मैं ऐसे लोगों से पूछूंगा कि अभी त्रिपुरा और बाकी पूर्वोत्तर में कितने छात्र पढ़ रहे हैं। अगर ये उकसाना उनकी तरफ से जारी रहेगा तो टिप्रा मोथा हमारे क्षेत्र और राज्य से हर एक बांग्लादेशी को बाहर निकाल देगा। वैसे इन चर्चाओं के बीच त्रिपुरा में बाढ़ के हालात खतरनाक हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को तुरंत 40 करोड़ रुपए की मदद दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के सीएम से बात की है। एनडीआरएफ की 11 टीमें, सेना की 3 टुकड़ियां और वायुसेना के 4 हेलीकॉप्टर राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं। अब इस खबर के दूसरे हिस्से की बात भी कर लेते हैं, जिसमें शेख हसीना की चर्चा है। शेख हसीना अपनी जान बचाकर बांग्लादेश से भारत जरूर आ गई है, लेकिन उनकी परेशानी खत्म नहीं हो रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के खिलाफ कुल 49 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें हत्या के 40 मुकदमे हैं, नरसंहार के 7 मुकदमे हैं, एक अपहरण का मुकदमा है और एक मुकदमा बीएनपी के जुलूस पर हमले का है। इसके अलावा शेख हसीना का राजनयिक पासपोर्ट भी रद्द कर दिया गया है। राजनयिक पासपोर्ट होने पर किसी भी व्यक्ति को दूसरे देश में खास तरह की सुविधा मिलती है और कई कानूनों से भी छूट मिलती रहती है। शेख हसीना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द होना एक बड़ा झटका माना जा रहा है। 5 अगस्त को अपनी जान बचाने के लिए शेख हसीना को ढाका से भारत आकर शरण लेनी पड़ी थी। अब बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करने का भी ऐलान कर दिया है। यानी जिस पासपोर्ट को लेकर शेख हसीना भारत आई थी, अब वो मान्य नहीं है। पासपोर्ट रद्द होने की वजह से अब शेख हसीना पर बांग्लादेश लौटने का दबाव बनेगा। जानकारों के मुताबिक बांग्लादेश के आधिकारिक या डिप्लोमेटिक पासपोर्टधारी व्यक्ति को भारत में बिना वीजा के 45 दिन तक रहने की इजाजत है। भारत में फिलहाल शरण लेने की वजह से भले ही शेख हसीना को भारत में ठहरने में दिक्कत ना हो, लेकिन किसी और मुल्क में वो अब नहीं जा पाएंगी। अब सवाल ये भी है कि क्या बांग्लादेश भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर सकता है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने कहा है कि भारत शेख हसीना को सौंप दे, दोनों देशों के संबंधों के लिए ये ठीक रहेगा। माना जा रहा है कि जल्द ही बांग्लादेश की सरकार शेख हसीना के खिलाफ
भारत से प्रत्यर्पण की मांग कर सकती है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 से प्रत्यर्पण संधि है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर TV9 ने विदेश मंत्रालय से सवाल किया था, तो विदेश मंत्रालय ने कहा था कि अभी एक काल्पनिक स्थिति है, यानी बांग्लादेश की तरफ से अब तक मांग नहीं की गई है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि शेख हसीना पर अभी बहुत कुछ होना बाकी है।